हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए डेली क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आज हम फिर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। माला एन में लेवोनार्जेस्ट्राल की मात्रा कितनी होती है? सभी को पता होगा कि माला एन जो होता है उसमें लेवोनार्जेस्ट्राल मिक्स होता है, तो उसकी मात्रा कितनी होती है, कितने mg लेवोनार्जेस्ट्राल की मात्रा होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 0.10 mg, 0.15 mg, 0.20 mg, 0.25 mg। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.15 mg। जो मालायन होता है उसमें लेवोनार्जेस्ट्राल 0.15 mg मिला होता है। दोस्तों, आप सभी क्वेश्चन का आंसर गेस करके कमेंट में बताते रहिए। अगर आपको जल्दी ही आंसर पता चल जा रहा है तो वीडियो को पॉज करके तब आंसर को बताइए, तब आगे देखिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओवुलेशन में सहायक हार्मोन, ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग में सहायक हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो ओवुलेशन में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, LH सही हो जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो आप ध्यान से देखते चलिए सभी क्वेश्चन को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अभी तुरंत अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीमर और पेल्विक बोन को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? फीमर और पेल्विक बोन को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कैविटी, एसिटाबुलम, क्रेनियम, पटेला। तो जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे पेल्विक बोन हो गया और यहाँ से इस तरीके से दोनों साइड फीमर जुड़ी होती है, तो इस वाले स्थान को क्या कहा जाता है? इस वाले स्थान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस वाले स्थान को क्या कहा जाता है। तो इस वाले स्थान को एसिटाबुलम कहा जाता है। ऑप्शन है ना एसिटाबुलम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एसिटाबुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। जो विटामिन के होता है इसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनान होता है और यह रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। जैसे कहीं भी कट या फट जाता है तो जो ब्लीडिंग लगातार होती है, अगर शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो वो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। अगर विटामिन के पर्याप्त मात्रा में शरीर में है तो रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि रक्त का थक्का न जमने में सहायक कौन होता है? तो जैसे कि रक्त है तो उसको जमने में कौन सहायक नहीं होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा हिपैरिन। जो हिपैरिन होता है, हिपैरिन ये रक्त का थक्का जमने से रोकती है। हिपैरिन रक्त का थक्का जमने से रोकती है और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंधे की हड्डी का क्या नाम है? कंधे की हड्डी का क्या नाम है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है फिबुला, ऑप्शन सी है स्कैपुला, ऑप्शन डी है रेडियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कैपुला। कंधे की हड्डी जो होती है वो उसको स्कैपुला कहा जाता है। और ह्यूमरस जो होता है वो हाथ में पाया जाता है, फिबुला जो होता है वो पैर की हड्डी होती है, और रेडियस जो होती है ये भी हाथ की हड्डी होती है। जैसे हाथ है
इस टाइप में है, इस टाइप में है। तो ये वाली जो हड्डी है ये ह्यूमरस है और इसमें एक रेडियस हड्डी होती है, एक अल्ना हड्डी होती है। इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, यहाँ वाले हाथ में 2 हड्डियाँ होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्पर्म, ऑप्शन बी है ओवम, ऑप्शन सी है न्यूरॉन, ऑप्शन डी है स्किन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओवम। ओवम जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें, अगर सबसे छोटी कोशिका तो हो जाएगा इसका आंसर स्पर्म। स्पर्म जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग स्किन यानी कि त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उपकेंद्र यानी कि सब सेंटर कितने जनसंख्या को कवर करता है? एक उपकेंद्र कितने जनसंख्या को कवर करता है? इसका ऑप्शन है 5000, 7000, 10,000, 12,000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5000। एक उपकेंद्र 3 से 5000 की जनसंख्या को कवर करता है। 3000 की जनसंख्या जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में कवर करता है और मैदानी क्षेत्रों में 5000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक नर्सिंग की जनक, आधुनिक नर्सिंग की जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी है फ्लोरेंस पग, ऑप्शन सी है फोस्टर जेंकिंस, ऑप्शन डी है मार्सा पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगर यहाँ पे आधुनिक नर्सिंग की जनक या सिर्फ नर्सिंग की जनक पूछे तो उसका आंसर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही होगा। कभी कभी आधुनिक नर्सिंग पूछ लेने पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसका हमेशा नर्सिंग की जनक राइट आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और इनका जन्म हुआ था 12 मई को, इसलिए नर्सिंग दिवस जो होता है, वर्ल्ड नर्सेज डे जो मनाया जाता है वो 12 मई को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड नर्सेज डे कब मनाया जाता है, तो 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में कम से कम कितनी जांचें अनिवार्य हैं? गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान महिला को कितनी जांचें कराना अनिवार्य है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। गर्भावस्था में कम से कम 3 जांचें अनिवार्य हैं और सामान्यतः कितनी जांचें कराई जाती हैं? तो वो 4 जांचें करवानी चाहिए। और कम से कम की बात करें तो अनिवार्य कितनी होती है? 3 जांचें अनिवार्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी के मिशन डायरेक्टर एनएचएम का क्या नाम है? यूपी के एनएचएम मिशन डायरेक्टर का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। करुणा वकाती, सोनिका, अर्पणा, सुमित्रा मोहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्पणा। अर्पणा जी जो हैं वो यूपी एनएचएम की मिशन डायरेक्टर हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्पणा जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धागे को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम रीजनिंग से क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, किसी धागे को कितनी बार काटेंगे कि वह 23 भागों में बट जाए? किसी धागे को कितनी बार काटेंगे कि वह 23 भागों में बट जाए? ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। मान लीजिए ये धागा है, इसको हम कितनी बार कट लगाएंगे कि वह 23 भाग में बटना चाहिए? तो हम 22 बार कट लगाएंगे। इसका आंसर बी सही होगा, 22 बार कट करेंगे तो वो धागा 23 भागों में बट जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसको जरूर करके देखिएगा कि ये कैसे हो रहा है। किसी धागे को लेकर आप कट करके देखिएगा कि वो कितने भागों में बट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध निर्माण में सहायक हार्मोन। तो दूध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन।
जो दूध निर्माण में सहायक हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन। अगर सिक्रीशन और नियंत्रण की बात करें तो हो जाएगा इसका आंसर ऑक्सीटोसिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा नियंत्रण करता है और कौन सा सहायक हार्मोन होता है। तो आपको ये दोनों आंसर याद होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन जो होता है वो निर्माण करता है और सिक्रीशन यानी कि स्राव के लिए सहायक है ऑक्सीटोसिन, और ये नियंत्रण का भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेक्रेटरी फेज कितने दिनों का होता है? तो सेक्रेटरी फेज जो होता है वो कितने दिनों का होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, 12, 13, 14, 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14। जो सेक्रेटरी फेज होता है वो 14 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रीजनिंग से है, आप देख लीजिए। किसी कक्षा में 28 बच्चे हैं जिसमें राम का रोल नंबर आगे से 16 है और श्याम का पीछे से 10 हो, तो राम और श्याम में कितने रोल नंबर का अंतर है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आगे कि किसी कक्षा में 28 बच्चे हैं। तो सबसे पहले हमें 28 बच्चे ऐसे करके देख लेंगे, 28 नंबर तक कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो राम का रोल नंबर आगे से 16 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और श्याम का पीछे से कितना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ बीच में कितना बच रहा है? कितना? यहाँ पे हम देख लेते हैं, 1 2 और 3, क्योंकि हम इसको भी लेंगे, क्योंकि अंतर की बात हो रही है तो इस वाले लाइन को भी लेंगे। तो कितना हो गया? 1 2 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। तो दोनों के बीच 3 रोल नंबर का अंतर है। 3 बच्चों के अंतर पे ही राम और श्याम बैठे हुए हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं, 1920, 1930, 1859, 1820। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इंडियन रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी, इसका मुख्यालय दिल्ली में। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना किस सन में हुई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 1859। 1859 में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी और इसको स्थापित करने वाले हेनरी डुनांट थे। उनका नाम था हेनरी डुनांट। उन्होंने ही सर्वप्रथम रेड क्रॉस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रीजनिंग से है, सीता उत्तर दिशा से 5 मीटर दक्षिण की तरफ चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। बताइए सीता किस दिशा में जा रही है? दिशा रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। अगर रीजनिंग आ रहा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। तो ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पे हम समझ भी लेते हैं इसको कैसे। मान लीजिए कि ऐसे ये हो गया इधर पश्चिम, इस साइड हो गया पश्चिम, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो इसमें क्या है, सीता उत्तर दिशा से 5 मीटर दक्षिण की तरफ चलती है। ये उत्तर दिशा है, यहाँ पे उत्तर दिशा है, तो यहाँ पे सीता है, तो ये कितना चलती है? 5 मीटर। 5 मीटर सीता 5 मीटर दक्षिण की साइड आई, 5 मीटर, ठीक। फिर दाएं मुड़कर 2 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ी, ये इसका मुंह इस साइड है, तो फिर दाएं 2 मीटर चली।
किधर जा रही है? पश्चिम की साइड। 2 मीटर पश्चिम की साइड आई, 2 मीटर। ठीक, फिर बाएं मुड़ जाती है। फिर क्या करती? फिर बाएं मुड़ जाती है। फिर बाएं मुड़ती है तो सीता किस दिशा में जा रही है? तो ये आप दिशा देख सकते हैं, दक्षिण दिशा। ये दक्षिण दिशा ही है। दक्षिण की दिशा में फिर यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ 5 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 2 मीटर चलती है, फिर दाएं जब मुड़ती है तो 2 मीटर गई, फिर बाएं मुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए बाएं मुड़ी है तो फिर किस साइड है? यहाँ पे आप देख सकते हैं दक्षिण की साइड। वो जो जा रही है सीता, वो दक्षिण की साइड जा रही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। दक्षिण दिशा में सीता जा रही है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आप ऐसे ही बना कर देख लीजिएगा, आप सही उत्तर करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान शिशु के सिर के आकार में परिवर्तन को कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्राउनिंग, ऑप्शन बी है मोल्डिंग, ऑप्शन सी है सूचरिंग, ऑप्शन डी है एक्सटेंशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोल्डिंग। लेबर के दौरान शिशु के सिर में जो परिवर्तन आता है, उसके सिर के आकार में जो परिवर्तन होता है डिलीवरी के टाइम, उसे ही मोल्डिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोल्डिंग किसे कहते हैं? प्रसव के दौरान शिशु के सिर के आकार में परिवर्तन को मोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइगोट होता है। जाइगोट कितने कोशिका से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक कोशिकी, द्विकोशिकी, त्रिकोशिकी, पंचकोशिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विकोशिकी। जो जाइगोट होता है वो द्विकोशिकी होता है। और अगर मोरूला की बात करें, जो मोरूला होता है, मोरूला, यह 16 कोशिकी होता है, क्योंकि यह 16 कोशिका से मिलकर बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोरूला कितने कोशिका से मिलकर बना होता है? तो मोरूला 16 कोशिका से मिलकर बना होता है। जाइगोट 2 कोशिका से मिलकर बना होता है। जाइगोट किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सर्वप्रथम कोशिका का निर्माण होता है वही जाइगोट कहलाता है, इसलिए इसे द्विकोशिकी कहते हैं, क्योंकि यह स्पर्म और ओवा के संयोजन से बना होता है, इसलिए इसे द्विकोशिकी कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया कब शुरू होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया कब शुरू होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3 दिन, ऑप्शन बी है 4 दिन, ऑप्शन सी है 5 दिन, ऑप्शन डी है 6 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिन। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन जो होता है, निषेचन के बाद इम्प्लांटेशन 6वें दिन से आरंभ हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 270, ऑप्शन बी है 275, ऑप्शन सी है 280, ऑप्शन डी है 285। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 280। 280 दिनों का गर्भकाल होता है। ये गर्भवती स्त्री 280 दिनों तक गर्भवती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जीके से लेकर आए हैं, तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कथकली कहाँ का नृत्य है? कथकली कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। कथकली जो होता है वो केरल का नृत्य है। और अगर कथक की बात करें, सिर्फ कथक की बात करें, तो वो उत्तर प्रदेश का नृत्य कथक है, और कथकली केरल का नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी। याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। दोस्तों, हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।